राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 5th चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट तक हम लोग रिलेशन पे आ गए थे। हम लोगों ने रिलेशन क्या होता है ये समझ लिया था, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग रिलेशन की अलग अलग टाइप्स, कुछ 5 टाइप्स है रिलेशंस की, तो हम लोग वो टाइप स्टडी करेंगे और यही हमारा आखिरी पार्ट है, ठीक है। इस आज के पार्ट में, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेशन के टाइप्स क्या है, ठीक है बच्चों। बच्चों देखते हैं क्या है। अब पहले कह रहे हैं, पहले तो डिवाइस करते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या क्या कहा था हमने, रिलेशन रिलेशन आर, नाम दे रहा हूं उसको रिलेशन को आर, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमने बात की थी और इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हमको जाना है टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो बच्चों पहला टाइप है, पहला टाइप होता है बच्चों एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है? एम्प्टी, या फिर इसी को बोल सकते हैं नल रिलेशन। अब नल रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों? ये ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। मतलब आर जो है, आर ये एम्प्टी सेट है। जब हम लोग इस आर को ढूंढने निकलेंगे कि आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो हमको पता चलेगा भाई साहब ये तो एम्प्टी है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे नल रिलेशन। और इस पे एक प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके रखा है हम लोगों ने, ठीक है। सेकेंड रिलेशन आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। अब भाई साहब ये क्या होता है? तो यूनिवर्सल रिलेशन में बच्चों सिंपल चीज आती है, ऐसा रिलेशन जिसके जो एलिमेंट जब आप फाइंड करोगे तो वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। मतलब वो रिलेशन जो ए क्रॉस बी के बराबर हो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दोनों हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में एक एक एग्जांपल सॉल्व किया था, ये हमको नहीं देखना है। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन तीनों पे होंगे जो भी आगे आएंगे। तो पहला रिलेशन आता है हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब भाई साहब इसका क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिंदी में अगर मैं मतलब समझाऊं तो खुद से खुद को रिलेट करने वाला रिलेशन। क्या है बच्चों ये खुद से खुद को रिलेट करने वाला रिलेशन। मैंने क्या कहा? खुद से खुद को रिलेट करने वाला रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों अब क्या मतलब है इसका? अब इसकी डेफिनेशन पहले तो हम लोग स्टडी करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं क्या है। अब डेफिनेशन क्या कहती है? मैंने बोल दिया कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है। मैंने बोल दिया मेरे पास कोई ये एलिमेंट ए है, ये जो आर रिलेशन दे रखा है ना, इस रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? एक एलिमेंट है जो आर में से आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब सारे के सारे एलिमेंट, जब ये मुझे मिल जाए A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेट R है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर वो खुद से रिलेट करते हैं R के अंदर, तो हम लोग कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। भाई साहब क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है तो कुछ ऐसे समझ लो इसको। एग्जांपल साइड में लिख रहा हूं मैंने कहा मेरे पास रिलेशन है। रिलेशन क्या है? आर डिफाइन कर रहा हूं। रिलेशन इज दोस्ती, ठीक है। और कुछ लोग मैंने डिसाइड कर लिया राम, श्याम, राज, ऐसे 3 लोग डिसाइड किए, ठीक है। ये 3 इंसान है। अब मैंने बोला ये आर है और ये आर के अंदर मैंने बोला रिलेशन में 3 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मैं क्या चेक करूंगा? इन तीनों के एलिमेंट्स निकालूंगा और चेक करूंगा कि ये इस तीनों के एलिमेंट्स में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो मुझे ये चेक करना है कि राम के लिए खुद के ऊपर ये जो दोस्ती का रिलेशन है ये होल्ड हो रहा है कि नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि राम खुद का दोस्त है? क्या हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं क्या बच्चों कि मैं अपने आप का दोस्त हूं? मान सकते हैं ना हम लोग। कोई कोई होता है कि भाई बोलता है मैं तो खुद का ही दोस्त हूं, हो सकता है ना ये। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर के अंदर जो 3 इंसान आ रहे हैं वो तीनों के तीनों खुद के तो दोस्त होंगे ही ना। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे रिलेशन आर के इन तीनों एलिमेंट के लिए जो दोस्ती का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव मिल रहा है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सब खुद के दोस्त है। तो ये यही कह रहा है ना,
इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे सेट के एलिमेंट, सारे रिलेशन के एलिमेंट अगर आपस में रिलेट कर रहे हैं उसी रिलेशन आर से, तो हम लोग कह देंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है बच्चों? अब रिफ्लेक्सिव के बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? क्या होता है सिमेट्रिक? अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है, मान लो मैंने दो एलिमेंट ले लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये दो एलिमेंट रिलेशन से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया जो ए है ये बी से रिलेट कर रहा है। क्या मतलब है इसका? अब ए बी से रिलेट करने का क्या मतलब है, यहां पे कह दो। यहां पे मैं कह रहा हूं सेकंड वाले केस के एग्जांपल को समझाने के लिए, मैं कह रहा हूं कि राम जो है श्याम का दोस्त है, बराबर। राम श्याम का दोस्त है, तो मैंने कह दिया ए इज रिलेटेड टू बी। मैं उठा रहा हूं, अगर सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ए इज रिलेटेड टू बी। मैंने मान लिया कि ये जो ए बी से रिलेटेड है। अगर ये मानने के बाद मुझे ये दिखे, क्या दिखे, कि बी भी ए से रिलेट कर रहा है, क्या दिखे कि ये बी भी ए से रिलेट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैंने कहा बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट कर लो राम श्याम का दोस्त है, तो अगर राम श्याम का दोस्त है तो बच्चों मैं तो ये भी बोलूंगा ना कि श्याम राम का दोस्त है, ये भी तो सही होगा ना। देख लो जरा, अगर मेरा कोई दोस्त है, मैं बोल रहा हूं कि भाई XYZ पर्सन है, कोई अभिषेक नाम का पर्सन है जो मेरा दोस्त है, मैंने बोला अभिषेक मेरा दोस्त है, तो अभिषेक भी तो ये कहेगा ना कि निखिल अब मेरा दोस्त है, तो ये दोनों टू वे रिलेशन हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए इज रिलेटेड टू बी, और ये बात अगर इंप्लाई कर जाए कि बी भी ए से रिलेट करता हो, तब जाके हम लोग कह देंगे, ये बात इंप्लाई कर देगी आर इज सिमेट्रिक। यहां पे हम लोग कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों हो सकता है आपको ये बात यहां पे अभी पल्ले ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग बच्चों सम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली गारंटी करता हूं सारी बातें आपको पल्ले पड़ जाएगी, क्या है क्यों नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये दो हो गया, पहला देखा रिफ्लेक्सिव, फिर देखा सिमेट्रिक। अब बढ़ते हैं आगे फिफ्थ रिलेशन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। तब तक इसका एसएस ले लो अगर लेना हो तो। बच्चों देखते हैं थर्ड वाला रिलेशन क्या है। थर्ड वाला रिलेशन है बच्चों ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब भाई साहब इसका क्या मतलब है? अब ट्रांजिटिव में सिंपल सा मतलब है, मैंने बोल दिया कि भाई तीन एलिमेंट मैंने उठा लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या कहता है, हम लोग अज्यूम करेंगे। मैंने बोल दिया लेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। मैंने मान लिया ये चीज, क्या माना मैंने, ये हम अज्यूम करेंगे सम सॉल्व करने के लिए, ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू सी। अब अगर ये अज्यूम करने के बाद ये दोनों मिलके एक बात इंप्लाई कर दे, क्या इंप्लाई कर दे दोनों मिलके? अगर दोनों ने मिलके ये इंप्लाई कर दिया कि ए इज रिलेटेड टू सी, क्या हो रहा है देखो, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। अगर ये दोनों मिलके ये इंप्लाई कर दे कि ये जो ए है सी से रिलेटेड है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है किसी भी रिलेशन आर के लिए, तो हम लोग कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव। ये बातें आपको याद रखनी है। ये रहा डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। पहला क्या था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी को भी ए से करना पड़ेगा। तीसरा ट्रांजिटिव। क्या है? अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ए सी से रिलेट कर रहा है। अगर ये हुआ तो आर ट्रांजिटिव है। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा थर्ड, नहीं ये था हमारा फिफ्थ रिलेशन, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहां पे हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो गए। अब एक रिलेशन के बारे में छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स पे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या मतलब है इसका? इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या है? एनी रिलेशन R is said to be equivalence if and only if R is reflexive, symmetric and transitive।
अब ये क्या डेफिनेशन लिखी है? ये डेफिनेशन हमने लिखी है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस कब बनेगा? जब वो ये तीनों बन जाएगा। तीनों क्या है? जब ये आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, जब ये आर सिमेट्रिक भी होगा, जब ये आर ट्रांजिटिव भी होगा, तब हम कंप्लीटली इस आर को कह देंगे कंबाइनली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये डेफिनेशन है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की। ठीक है, तो ये रिलेशन का बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में लास्ट पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स में, और एग्जांपल्स में बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बाकी जो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, बट हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या कह रहा है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, रिलेशंस दे रखे हैं, और मुझे कह रहा है कि आप चेक करो कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक करके चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से खुद को रिलेट करने वाला रिलेशन, बराबर। अब इसमें करना क्या होता है उस पे आते हैं। तो उसके पहले हम लोग रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन में क्या कह रहा है। वो रिलेशन में कह रहा है कि भाई साहब इस रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आएंगे जो कुछ आगे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। कंडीशन क्या है? पहले तो ए और बी पे कंडीशन है ये लोग इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर ए में से मैं बी को माइनस करूं तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। तो ये कह रहा है। ठीक है, ए और बी इंटीजर है और उनका सब्सट्रैक्शन भी इंटीजर होना चाहिए। तो बच्चों ये इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं दो इंटीजर को लूं, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूं, तो जो आंसर आएगा किसी भी इंटीजर को ये करने के बाद वो इंटीजर ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी, और ये रिलेशन है अपने पास आर। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए करना क्या होता है अब मैं वो बता रहा हूं। अब चाहे जो एग्जांपल दे दे, आप पहला यही अज्यूम कर लोगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये मानना है। अगर ये मानने के बाद आप ये प्रूफ कर पा रहे हो ए इज रिलेटेड टू ए, तो आपका काम हो गया। ठीक है, ये हमको अज्यूम करना है, तो मैंने भी बोल दिया। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में इतना काम करना है, ये प्रूफ करना है आपको। अगर ये आपने कर दिया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने मान लिया, ये आपको करना है, इसका आंसर लिख रहा हूं। मैंने बोल दिया लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही आप हर क्वेश्चन में करोगे, या तो इसको ऐसे लिख दो, लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये मान लेना है हर क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, चाहे जो रिलेशन आ जाए। अगर आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आप ले लोगे कि ये ए कॉमा ए आर में आ रहा है, और आप फिर ये दिखाओगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया बच्चों लेट ए कॉमा ए आर में आ रहा है। अब अगर ए कॉमा ए आर में आ रहा है तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो इसके ऊपर। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी के लिए क्या कह रहा है वो? ए और बी जेड से आ रहे हैं। तो अगर मैंने कह दिया ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ए जो है जेड से आएगा, पहली चीज। ठीक है, एक। अब जब मैंने ए कॉमा बी लिया था तो ए कॉमा बी आर जेड से आ रहे थे, और ए माइनस बी, देखो इधर जो ए है वही ए माइनस बी इंटीजर है। तो अगर ए कॉमा ए आर में आ रहा है बच्चों, तो ये ए माइनस ए इंटीजर होना चाहिए। ये कंडीशन है ना। तो अब जरा चेक करो, ए माइनस ए का आंसर तो 0 आएगा, और 0 क्या इंटीजर है? अरे भाई साहब 0 इंटीजर है ना। तो मुझे क्या मिला? मुझे जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई की रिलेशन के ऊपर, तो आने वाला आंसर ट्रू मिला। अगर आने वाला आंसर ट्रू मिला कंडीशन अप्लाई करने के बाद, तो हम कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। खत्म हो गया मतलब एक पार्ट खत्म हो गया, हमने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड काम, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा वो पहले लिख रहा हूं। करना क्या है हर क्वेश्चन में? आप क्या करोगे हर क्वेश्चन में? आप कह दोगे हर क्वेश्चन में लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। सॉरी, आप हर क्वेश्चन में अज्यूम कर लोगे ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है हर क्वेश्चन में, और ये करने अज्यूम करने के बाद आप ये प्रूफ करोगे टू प्रूव दैट बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आपने ये कर दिया तो आपका काम हो गया। ये आपको अज्यूम करना है, चाहे जो रिलेशन दे रखे जैसा डिफाइन किया है। तो हम लोग क्या कह देंगे पहले, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आपने मान लिया। अब बच्चों देखो, अगर ये ए कॉमा बी आर में आ रहा है तो कंडीशन क्या है? ए और बी जेड से आने चाहिए। तो इसका मतलब
ये ए एंड बी जेड से आ रहे हैं। दूसरा ए माइनस बी इंटीजर है, ए माइनस बी इज इंटीजर। ठीक है, अब ये मुझे क्या मिला, जब मैं कह रहा हूं कि ए माइनस ए कॉमा बी आर में आ रहा है तब ए माइनस बी इंटीजर है। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझने की कोशिश करना। सपोज ये ए और बी में एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोल दिया A1 है और B2 है, ये R में जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटीजर होना चाहिए। देखो 1 माइनस 2 का आंसर क्या आ रहा है, -1 इंटीजर है। अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 1 माइनस 2 का आंसर निकाला है। मुझे क्या चाहिए, मुझे B, A प्रूफ करना है, तो मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि B माइनस A का अगर आंसर इंटीजर आ गया, B माइनस A का अगर आंसर इंटीजर आ गया तो हम लोग कह देंगे B, A बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A, B के लिए कंडीशन A माइनस B है, तो B, A के लिए B माइनस A चाहिए होगा। जरा यहाँ पे देखो, इसको अगर A कहा, इसको B कहा, और अगर मैं B माइनस A करने जाऊं तो मतलब ये 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, आंसर 1 आ रहा है। तो दिख रहा है क्या बच्चों, 1 भी इंटीजर है। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 1,2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, इंटीजर है, उसका उल्टा कर दिया तब भी आंसर इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से a माइनस बी अगर इंटीजर है तो इसका मतलब अगर यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस ऑफ b माइनस a भी इंटीजर होगा बच्चों। ये जो b माइनस a है, यहां से बस माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो इसका जो आने वाला आंसर होगा बच्चों ये भी इंटीजर होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं b माइनस a भी इंटीजर होगा। अब जैसे ही हमने कह दिया कि b माइनस a इंटीजर है, बराबर, तो a कॉमा b को रिलेशन में बिलोंग करने के लिए a माइनस b का इंटीजर होना जरूरी था। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, b माइनस a इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b कॉमा a रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। यही तो प्रूफ करना था ना हमको। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, क्या कह दूंगा, r इज सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे a कॉमा b एंड b कॉमा c r में बिलोंग कर रहा है। मान लेना हर क्वेश्चन में a b और b c बिलोंग कर रहा है, और इससे हम लोग प्रूफ कर देंगे कि a कॉमा c r में आ रहा है। हम लोग ये प्रूफ करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी और बी सी आर में जा रहा है तो हम लोग ए कॉमा सी के लिए प्रूफ करेंगे कि वो भी आर में। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने मान लिया हमारे क्वेश्चन के लिए लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जो है वो आर में बिलोंग करे, मैंने मान लिया। अब जैसे ही मैंने ये माना तो क्या हो जाएगा, अगर ए कॉमा बी आर का हिस्सा है मतलब ए माइनस बी इज इंटीजर, ये पता चल गया। एंड अब जैसे ही मैं कह रहा हूं बी माइनस सी अगर आर में आएगा तो क्या हो जाए, सॉरी बी कॉमा सी अगर बच्चों आर में आ जाएगा, बी कॉमा सी भी आर में आ रहा है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, बी माइनस सी इज इंटीजर, बराबर ना। अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो ए माइनस बी इंटीजर होगा, बी कॉमा सी आ रहा है तो बी माइनस सी इंटीजर होगा। कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब एक काम करो बच्चों, दो इंटीजर है ना मेरे पास, जैसे मैंने बोला एक इंटीजर 1 है, एक इंटीजर 2 है, तो अगर मैं बच्चों 1 प्लस 2 करूंगा तो आने वाला आंसर भी तो इंटीजर होगा। ये प्रॉपर्टी है इंटीजर की। तो ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, काम करो ऐड कर दो, देखो क्या मिल रहा है, आंसर भी तो इंटीजर आना चाहिए ना, क्योंकि दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी में आप ऐड कर दो b माइनस सी को, तो ये भी इंटीजर आना ही चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इंटीजर। यहां से क्या हो रहा है, देखो b से b कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है मुझे b से b कैंसिल होने के बाद, a माइनस सी इज इंटीजर। अब जैसे ही मैंने बच्चों ये बोल दिया कि a माइनस सी इंटीजर है, जैसे ही मैं ये कह रहा हूं a माइनस सी इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, a कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था ना, a कॉमा बी और b कॉमा सी लेके मुझे a कॉमा सी प्रूफ करना था, मैंने बिलोंग करवा दिया, a कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, जो रिलेशन r दे रखा है वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे
सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं सेकंड वाला रिलेशन कैसे डिफाइन किया। सेकंड वाले में कह रहा है रिलेशन R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट ये जो A एंड B पे कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर है। सेकंड A प्लस B इवन दे रखा है। क्या मतलब है बच्चों, पोस्टमार्टम करने पे क्या समझ में आएगा, सिंपल सा ये समझ में आएगा, जब R को पोस्टमार्टम करेंगे तो ये R ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मेरे अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर या ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिन दोनों को ऐड करने पे इवन नंबर मिले। तो ऐसे जो भी नंबर्स है, दो ऐसे जो भी नंबर्स की जोड़ी आप बना पाओ, बना सकते हो, बना दो कि जिनको ऐड करने पे इवन आ जाए। तो मैंने बोला भाई साहब 2 और 4, अगर ये मैंने बोला 2,4 R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको ऐड करके चेक करूंगा। 2 + 4 आंसर 6 आया, क्या ये इवन नंबर है? अगर इसने इवन नंबर दिया तो ये 2,4 इसका हिस्सा है। सिंपल सा टर्म है, यही कंडीशन दे रखी है R के अंदर बिलोंग होने की। समझ में आ गया ये कंडीशन क्या है? मुझे क्या चेक करना है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका सम अगर इवन आ गया तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसका हिस्सा है, नहीं आया तो नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना है बच्चों, आंसर में रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट, क्या अज्यूम करेंगे, A, B, सॉरी A, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, A मैंने बोल दिया कि भाई ये A, A अगर R में आ रहा है, अब कंडीशन देखना, जब इधर A, B है तो इधर A प्लस B है। तो यहां जब A, A मैंने मान लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, A प्लस A इवन आना चाहिए। और बच्चों A प्लस A क्या हो जाएगा, 2 × 2 है। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये इवन है? बच्चों यही तो कंडीशन है ना, इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर में जिस नंबर को मैं 2 के मल्टीपल में लिख पाऊंगा वो इवन नंबर हो रहा है। और मुझे क्या मिल रहा है, A प्लस A 2 मिल रहा है, यानी कि ये तो इवन है, इज इवन, बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव मिला, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया और ये अज्यूम करने के बाद मैंने देखा कि ये भाई साहब जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम लोग, लेट A, B एंड B, C, सॉरी लेट A, B बिलोंग्स टू R। ये तो तीसरा मैं ट्रांजिटिव का लिख रहा था, मैंने बोल दिया A, B R में बिलोंग कर रहा है। तो अब जैसे ही मैंने बोला ये A, B R का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस B इवन है। इसका मतलब A प्लस B को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर इवन आएगा, बराबर है बच्चों। तो अब यहां से समझो, मैंने बोला 2 + 4 इवन है क्या, हाँ 6 इवन है। तो बच्चों अगर 2 + 4 इवन आएगा तो क्या मैं ये कह दूं 4 + 2 भी इवन होगा, कह सकता हूं क्या? तो सेम तरीके से हाँ बोल सकता हूं ना 4 + 2 भी इवन होगा। तो सेम तरीके से बच्चों अगर A प्लस B इवन है तो ये क्या इंप्लाई नहीं करेगा B प्लस A इज ऑल्सो इवन? ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा B प्लस A इवन है, B प्लस A इवन है, तो क्या यहां से कह दूं B, A जो है बिलोंग कर रहा है R में? यही कंडीशन है ना कि कोई भी इंसान रिलेशन में कब आएगा, जब उसका सम इवन आ जाए। तो B प्लस A का सम अगर इवन आया तो B, A रिलेशन का हिस्सा होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने बोला A, B R में बिलोंग कर रहा है तो B, A को भी प्रूफ कर दिया। तो यहां से क्या कह देंगे, R इज सिमेट्रिक। बढ़ो आगे ट्रांजिटिव की तरफ, थर्ड वन। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैंने कह दिया लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R। अब मैंने क्या कहा, A, B और B, C R का हिस्सा है। अब जैसे ही मैंने कह दिया कि A, B R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A प्लस B इज इवन, एक। दूसरा फिर मैंने कह दिया, अगर मैंने कहा B, C R में आ रहा है, इसका मतलब B प्लस C इज इवन। चलो भाई साहब ये भी मिला, ठीक है। अब A प्लस B इवन है, B प्लस C इवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, A, B, B, C से मुझे ये दिखाना है कि A, C R का हिस्सा है। अब वो कैसे दिखाएंगे बच्चों, जरा देखना कैसे आएगा, वो कैसे मिलेगा, जरा चेक करो। यहां से क्या मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूं क्या? मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि A प्लस C इज इवन, मुझे ये प्रूफ करना है।
अब इन दोनों से मैं वो कैसे दिखा सकता हूँ, जरा ऑब्जर्व करना है इस चीज को। क्या हम लोग इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करके ये जो इक्वेशन है ये ला सकते हैं क्या? अब अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस b प्लस सी कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या मिल जाएगा, a माइनस सी मिल रहा है बच्चों, मुझे तो a प्लस सी चाहिए था। और कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, जरा देखो, कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग इसके अंदर कि जिससे ये काम हो जाए? या तो ऐसे करो या इसको ऐसे समझ लो, मेरे पास ये एक इवन नंबर है तो मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया लेट 2 इवन नंबर था और 4 इवन नंबर था, तो इन दोनों का जो सम आएगा बच्चों, इन दोनों का जो सम आएगा वो भी तो इवन ही आएगा ना। ये तो ऐसे समझ लो। अब यहां से मुझे क्या करना है, इन दोनों से जुगाड़ लगाना है। अब देखो क्या कर सकता हूं, जरा ऑब्जर्व करना बच्चों इसके अंदर। बच्चों तो ऑब्जर्व क्या किया हमने कि अगर दो इवन नंबर को मैं ऐड करूंगा तो आंसर में इवन नंबर आएगा, बराबर। ये एक इवन नंबर है, ये दूसरा इवन नंबर है, ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इवन, ये बराबर है। ऐड करो जरा, तो ये a प्लस बी तो ये a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू एक इवन नंबर आएगा, बराबर है बच्चों। अब इधर ऑब्जर्व करो, ये 2b क्या है, जैसे यहाँ पे ये 2a इवन था, ये 2b भी तो इवन है, ठीक है। अब ये इधर इवन है, ये इधर इवन है। अब हमको एक बात पता है कि अगर दो इवन नंबर है तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी इवन होगा, तो ये 2b भी तो इवन नंबर है ना। तो ये काम को, ये 2b को उस वाले इवन नंबर के पास भेज दो, तो ये कैसा दिखेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इवन नंबर है, कौन सा है मुझे नहीं पता, एक इवन नंबर है, और ये 2b इधर आ गया, माइनस 2b हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इवन नंबर माइनस इवन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये a प्लस सी इज इक्वल टू इवन आ गया क्या? इवन में से इवन माइनस करेंगे इवन ही आएगा, 2 में से 4 माइनस करो या 4 में से 2 माइनस करो, आंसर 2 का मल्टीपल ही आने वाला है, तो ये इवन ही मिलेगा। यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, यहां से हमने प्रूफ कर दिया a प्लस सी इज इवन। अब जैसे ही मैंने ये प्रूफ कर दिया a प्लस सी, अगर मैं बोल रहा हूं a प्लस सी इवन है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आर की। इसका मतलब a कॉमा सी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। बच्चों क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो ये था बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों थर्ड वाला रिलेशन क्या कह रहा है, देखो थर्ड वाले में कह रहा है आर इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए और बी नेचुरल नंबर से आने चाहिए, और ये कह रहा है ए डिवाइड्स बी। अब बच्चों यहीं पे एक कंडीशन है, मुझे क्या, अब मैं जब चेक करूंगा रिलेशन का पोस्टमार्टम करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि कोई दो नंबर के इस रिलेशन में आने की कंडीशन क्या है बच्चों, कि उन दोनों में ये होल्ड करना चाहिए। अगर वो दोनों में एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएगा। अब यहीं पे हमको एक बात समझने की जरूरत है, क्या है, अगर मैंने कहा a डिवाइड्स b तो इसका मतलब होता है a डिवाइड्स b का मतलब हो जाएगा बच्चों, जब मैं b अपॉन a करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। ये मतलब है इस बात का, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ये बच्चों सही लिखा है क्या मैंने, जरा देखो 2 डिवाइड्स 4, क्या 2 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो जब 2 4 को डिवाइड करेगा, या जब a डिवाइड्स b होगा तो b अपॉन a करते हैं, जब 2 डिवाइड्स 4 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 2। जब आप 4 अपॉन 2 करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ये आपको पता है, आएगा ही ना, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं। तो पहला क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर मैं मान रहा हूं कि a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, इंप्लाइज a डिवाइड्स a। अब बच्चों क्या कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है क्या, हाँ या ना? अगर हाँ है तो रिफ्लेक्सिव, ना है तो ना। आप ही बताओ, हर एक नंबर खुद को डिवाइड करने ही वाला है ना, तो ये तो ट्रू है, इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ये ट्रू रिलेशन लिखा है ना, इसीलिए आ गया। अब सेकंड सिमेट्रिक चाहिए। अब सिमेट्रिक में मैंने क्या करूंगा बच्चों, मैंने बोल दिया लेट a कॉमा बी
बिलोंग्स टू आर, हम लोग ये मान लेंगे। अब जैसे ही मैंने माना कि कोई ए कॉमा बी आर में आ रहा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कंडीशन क्या दे रखी है, ए डिवाइड्स बी, यही कंडीशन है ना। इसको बच्चों एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। अब समझना, मैंने लिखा भाई एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 4। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 डिवाइड करता है 4 को, इसका मतलब 4/2 का रिमाइंडर 0 आएगा, बराबर है ना बच्चों। एक बात, तो क्या उल्टा होल्ड करेगा, उल्टा मतलब क्या, 4 डिवाइड्स 2, क्या बच्चों ये 4 2 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या बच्चों, ये 2/4 का रिमाइंडर कभी 0 आएगा, आएगा क्या, चेक करो, नहीं आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, मतलब ये रिलेशन उल्टा होल्ड नहीं करता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, B डजंट डिवाइड ए। अब बच्चों अगर B डजंट डिवाइड, अगर B A को डिवाइड ही नहीं करेगा तो B कॉमा A तो रिलेशन में आ ही नहीं सकता, बराबर है ना। रिलेशन में एलिमेंट को आने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, अगर ए बी को डिवाइड करेगा तब ए कॉमा बी आएगा, तो मुझे बी कॉमा ए चाहिए, तो उसके लिए बी को ए को डिवाइड करना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। तो यहां से क्या हो गया, बी कॉमा ए डजंट डिवाइड्स आर, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैंने मान लिया लेट ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैंने कहा ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब हो जाएगा बी अपॉन ए का रिमाइंडर 0 होगा। फिर बी कॉमा सी अगर आर में आ रहा है, इसका मतलब बी डिवाइड्स सी, इसका मतलब सी अपॉन बी का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहां से क्या मिल रहा है, बी अपॉन ए का भी रिमाइंडर 0 है, सी अपॉन ए का भी रिमाइंडर 0 है। काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी, इसका भी तो रिमाइंडर 0 आएगा, दोनों के दिए। ठीक है, राइट हैंड साइड सेम है इसलिए ये हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो बी से बी गया, क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन ए का भी रिमाइंडर 0। अब बच्चों सी अपॉन ए का रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है बच्चों, बोलो जरा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसका मतलब ए डिवाइड्स सी। सही है क्या, देखो जब b अपॉन ए का रिमाइंडर 0, इसका मतलब a डिवाइड कर रहा है b को, जब c अपॉन b का रिमाइंडर 0, इसका मतलब b डिवाइड कर रहा है c को। तो जब c अपॉन a का रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a डिवाइड करेगा c को। अब जब a c को डिवाइड करेगा तो यहां पे कंडीशन अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, और यही तो प्रूफ करना था ना मुझे। तो इसका क्या मतलब है, r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं फोर्थ रिलेशन क्या है। बच्चों फोर्थ वाले रिलेशन में क्या कह रहा है, देखो फोर्थ वाले में कह रहा है रिलेशन आर क्या दिया, पोस्टमार्टम करने पे क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कब इस आर का हिस्सा होगा, वो इस आर का हिस्सा तब होगा जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, ए कॉमा बी के लिए ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, अगर इसका आंसर 0 आ गया तब जाके वो ऑर्डर्ड पेयर इसका हिस्सा होगा। तो पहला हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहला हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है। तो क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में। अब अगर लेट ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है और ये लेने के बाद अगर कंडीशन आने वाली ट्रू मिल गई तो रिफ्लेक्सिव है, ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो जब ए और बी इधर है तो क्या है, ए स्क्वायर 4ab बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए कॉमा ए, मतलब इधर बी के जगह पे भी ए आया है, तो पुट करो यहाँ पे बी के जगह पे ए, इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 4 a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर, इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, ये a स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0 आना चाहिए। तो ये a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। भाई साहब 0 बराबर 0 आ गया, कंडीशन तो ट्रू हो गई। इसका मतलब
आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला पार्ट हो गया। अब चलना है सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे क्या हो जाएगा? मैंने बोल दिया लेट ए कॉमा बी आर का हिस्सा है। अब ए कॉमा बी अगर आर का हिस्सा है तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है बी कॉमा ए भी आर का हिस्सा होगा। कैसा है? अब जैसे ही मैं कह रहा हूं ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर का आंसर 0 हो, बराबर? ये 0 है। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि बी कॉमा ए भी आर में आ जाए। अब बच्चों अगर बी कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा तो कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ ऐसी है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी यानी कि 4 बी ए प्लस 3 ए स्क्वायर 0 हो जाए। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर मैं ए और बी को नंबर पुट करके वैल्यूज चेक करने का कोशिश करूं तो ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को देखो। जरूरी है क्या कि दोनों का आंसर सेम मिले? अगर इसका आंसर सेम मिल रहा है तो मेरे पास ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उन्हीं वैल्यू के लिए जरूरी थोड़ी है ये भी 0 मिले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ए और बी के जो कोएफिशिएंट्स है वो अलग है। देखो ये तो सेम है, 4ab का टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 बी है, इधर 3 है, कैसे हो सकता है ये? तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? जरूरी नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4 बी ए प्लस 3 ए स्क्वायर का आंसर भी 0 मिले, ये जरूरी नहीं है हर बार। अब अगर बच्चों ये 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब बी कॉमा ए आर का हिस्सा है ही नहीं। अगर बी कॉमा ए आर का हिस्सा नहीं है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन पे जो है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा जरा देखना। इस पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? मैंने क्या दिया, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आर में आ रहा है। अब अगर मैंने बोल दिया ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में आ रहा है तो क्या मिलेगा? ए कॉमा बी आर का हिस्सा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर का आंसर 0 है। दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी? बी कॉमा सी आर में आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 बी सी प्लस 3 सी स्क्वायर का आंसर 0 है, बराबर? अब बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे ये दिखाना है ना कि ए कॉमा सी भी आर का हिस्सा है। मुझे यही दिखाना है कि ए कॉमा सी आर का हिस्सा है। अब ये ए कॉमा सी आर का हिस्सा कब होगा? जब ए और सी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या कंडीशन हो जाएगी? है ए स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस 3 सी स्क्वायर बराबर जब 0 मिल जाएगा तब काम होगा। तो अब बच्चों जरा देखो, क्या इन लोगों से मैं ये कंडीशन निकाल पा रहा हूं क्या? जरा ऑब्जर्व करना कि मुझे ऐसे कुछ मिल रहा है क्या। देखो, हो सकता है ना ऐसे कुछ। इनको एक काम कर दो, आप ऐड कर दो, ठीक है? ऐड करने पे देखते हैं मिलता क्या है अपने को। कैसे लिख सकते हैं इनको ऐड करने के बाद? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बी सी प्लस 3 सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, जरा देखना। ये ए स्क्वायर एज इट इज, इनको साथ में ला रहा हूं, माइनस 4 ए बी माइनस 4 ये हो जाएगा बी सी प्लस ये 3 ये हो जाएगा मेरे पास 4 बी स्क्वायर, ठीक है? और ये आ रहा है 3 सी स्क्वायर एज इट इज। ये 4 बी स्क्वायर कैसे हुआ? इन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या मिल रहा है जरा देखना, क्या क्या हो रहा है अपने पास। ये ए स्क्वायर को हाथ नहीं लगाया। इन दोनों में से बच्चों देखो 4 बी कॉमन दिख रहा है क्या? निकालो बाहर। ये हमने माइनस 4 बी को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही माइनस 4 बी को बाहर निकाला, अंदर क्या हो जाएगा? 4 बी को बाहर निकालने के बाद देखो, इधर से बी गया, इधर से बी गया, 4 गया, 4 गया। क्या बच रहा है? ए प्लस सी प्लस यहाँ पे ये 4 बी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर बराबर 0। ये एज इट इज है। अब क्या हो रहा है बच्चों, जरा देखना, ऑब्जर्व करो इसके अंदर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इन दोनों को जरा देखो, यहां पे इधर भी 4 भी कॉमन है क्या? निकालो बाहर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4 बी मैंने बाहर निकाला, माइनस 4 बी कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच रहा है? इधर आ जाएगा ए प्लस सी। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से बच जाएगा माइनस बी प्लस 3 सी स्क्वायर बराबर 0। हमको जो चाहिए था ये वो आ रहा है क्या? जरा ऑब्जर्व करो बच्चों।
देखो मुझे क्या चाहिए था, ये मिल रहा है क्या, मुझे ये चाहिए था कि ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 3c² बराबर 0 चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ये तो कुछ और ही मिल रहा है। पहला और तीसरा तो सेम में, बट ये तो कुछ अलग ही है। देखो ध्यान से, इधर ac चाहिए था, यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि a, c डजंट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वन पे। बच्चों फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले में कह रहा है रिलेशन आर डिफाइन, क्या पोस्टमार्टम आराम से करते हैं। क्या कह रहा है, a, b ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट a इज अ सिस्टर ऑफ b एंड a, b बिलोंग्स टू g और g के सेट ऑफ गर्ल्स है। क्या मतलब है, अब रिलेशन आर में कह रहा है कि इस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर a, b आ रहा है तो उसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, अगर a, b आया तो a को b की सिस्टर होना पड़ेगा, ये कंडीशन दे रखा है। भाई साहब अब इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे अब इसके अंदर, A इज सिस्टर ऑफ B, तो पहला चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। कैसे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के लिए, मैं कह दूंगा लेट A, बिलोंग्स टू R। अब मैंने कहा कि A, अगर बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब A इज सिस्टर ऑफ A। बच्चों अब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका पता तो आपको खुद लगाना है। क्या कोई लड़की खुद की बहन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, क्योंकि बहन होने के लिए या भाई होने के लिए कंडीशन है ना कि सामने कोई हो, बराबर है ना। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई सामने वाला मेरा रियल ब्रदर है, तो दोनों के माता पिता एक होने चाहिए और वो अलग दिखने चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो सेम सेम इंसान है, तो सेम सेम कैसे होगा ये। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, A, डजंट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला पार्ट डन। चलते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया लेट A, b बिलोंग्स टू R। अब अगर मैंने बोला कोई ऑर्डर्ड पेयर A, b R में आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या लगेगी, A इज सिस्टर ऑफ B। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर A B की सिस्टर है तो B A की भी तो सिस्टर होगी ना, बराबर है ना, होगा या नहीं, होगा ही ना। अगर मैंने वो दो बहनें खड़ा कर दे, अगर सुनीता और विनीता, तो अगर सुनीता विनीता की रियल सिस्टर है तो विनीता भी तो सुनीता की रियल सिस्टर होगी ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंप्लाई कर देगा B इज सिस्टर ऑफ A। अब जैसे ही मैंने बोला B A की सिस्टर है, इसका मतलब B, A रिलेशन का हिस्सा है, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट डन। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव कब बनेगा बच्चों, मैंने मान लिया यहां पे लेट A, B एंड B, C R का हिस्सा है। अब मैंने कहा अगर A, B बच्चों R का हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब A इज सिस्टर ऑफ B और B, C R का हिस्सा है, इसका मतलब B इज सिस्टर ऑफ C। अब यहां पे अगर A B की बहन है, B C की बहन है, तो A को भी C की बहन होना पड़ेगा। कॉमन सेंस का बात है ये। तो यहां से क्या मिल जाएगा, A इज सिस्टर ऑफ C, इसका मतलब A, C R का हिस्सा है, इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है बच्चों। 6.1 में क्या कह रहा है, देखो 6.1 में कह रहा है रिलेशन R के अंदर रखा है ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट लाइन A इज परपेंडिकुलर टू लाइन B इन प्लेन। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है बच्चों, इसके अंदर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को इस रिलेशन में आने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर A, B आएगा तो A को B के ऊपर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो पहला चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव मैंने बोल दिया, लेट कर लो यहां पे A, बिलोंग कर रहा है R में। अब अगर A, R में बिलोंग करेगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, A इज परपेंडिकुलर टू
ए, परपेंडिकुलर का नोटेशन लिख रहा हूं। अब बच्चों मैंने बोला ये लाइन है, अब ये लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे होगी? परपेंडिकुलर तो हम इसको कहेंगे ना, ये एक लाइन है, ये ब्लू वाली के ऊपर अगर ब्लैक वाली इस तरीके से आ गई तो हम लोग कह देंगे ना कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, या ये इसको परपेंडिकुलर, इस तरीके से होगा ये। तो अगर ये खुद की लाइन खुद पे कैसे परपेंडिकुलर होगी? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो पहला पार्ट डन, चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, पहले सिमेट्रिक बाकी है ना, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या है, मैंने बोल दिया लेट ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यही होगा। अब मैंने कह दिया बच्चों, मेरे पास एक लाइन दे रखी है, ये लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाली इस पे ऐसे लिखते हैं, ये ब्लू वाली पे मैंने बोला ब्लैक वाली परपेंडिकुलर, इसको ऐसे उल्टा कर दो ना, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ब्लू वाली ब्लैक वाली पे ना, देखो ये भी होल्ड हो रहा है परपेंडिकुलर का रिलेशन, अगर उल्टा कर दूंगा तो भी हो रहा है। इसके लिए अगर मैं कहूंगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अब जैसे ही मैंने कह दिया बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब बी कॉमा ए आर का हिस्सा है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। चलो भाई साहब ये हो गया। अब थर्ड थिंग क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया यहां पे लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो अब ए कॉमा बी अगर आर में आया, इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, बी कॉमा सी आ रहा है, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब क्या मतलब है, मैंने बोल दिया भाई ये सपोज ए है, ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, बराबर है, ये मैंने बी ले लिया, और ये बी आगे जाके किसी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से सपोज मान लो ऐसे हो रहा है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। बच्चों ये क्या हो सकता है, देखो जरा, क्या ये पॉसिबल है? अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी किसी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये ए भी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखो, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? जरा ऑब्जर्व करो ये डायग्राम, या कुछ और डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करो, देखो जमता है क्या, हम लोग ये कर सकते हैं क्या? देखो जरा, होगा क्या? ये होगा? इम्पॉसिबल है ना। देखो अगर ये लाइन ए है, ये बी है और ये सी, अगर मैं ये एक केस बनाने की कोशिश करूं तो ये ए सी के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर होगा? पैरेलल आ रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ए इज पैरेलल टू सी आ रहा है, बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, इंप्लाइज ए कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दे रखा है आगे वाला क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। 7 में क्या है, रिलेशन आर इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी रियल नंबर है और ए इज लेस देन बी। अब इसके अंदर रिलेशन क्या है, इसके अंदर रिलेशन है किसी भी नंबर को आर में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर ए बी से छोटा है तो ए कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा है, अगर बी सी से छोटा है तो बी कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा है। तो पहला मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। देखो जरा है क्या रिफ्लेक्सिव, मैंने बोल दिया भाई साहब लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए से ही छोटा है, यही है ना बच्चों। देखो जरा ए कॉमा बी अगर आर में आ रहा है तो ए बी से छोटा है, तो मैंने बोल दिया अगर ए कॉमा है तो ए से छोटा है। तो क्या बच्चों को भी पॉसिबल है कोई नंबर खुद से ही छोटा हो जाए? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक देखना है, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा क्या? मैंने बोल दिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है, इसका मतलब ए इज लेस देन बी। तो अगर बच्चों ए बी से छोटा है तो क्या बी भी ए से छोटा होगा? मैंने नंबर ले लिया 1 और 2, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना 1 इज लेस देन 2। अगर ये सही है, भाई सही है ना, 1 2 से छोटा है, तो इसका उल्टा करने पे ट्रू हो जाएगा क्या, 2 इज लेस देन 1? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बी
इज लेस देन ए, ये नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब बी कॉमा ए आर का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास? थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे? मैंने कह दिया लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जो है वो आर का हिस्सा है। अब मैंने कह दिया अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर का हिस्सा है तो क्या हो जाएगा? ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, यही मिलेगा ना। तो अब यहाँ पे एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया, ए इज लेस देन बी मतलब 1 2 से छोटा है। फिर कह रहा है बी किसी और से छोटा है, तो मैंने कह दिया 2 इज लेस देन 4। तो अब मुझे ये चेक करना है ए और सी में कुछ रिश्ता है क्या? क्या ए एंड सी, क्या यहां से ए इज लेस देन सी मिल रहा है? देखो जरा, 1 और 4 में रिश्ता होल्ड करेगा क्या? 1 इज लेस देन 4। तो क्या मैं यहां से इंप्लाई कर दूं कि ए इज लेस देन सी? देखो जरा, 1 2 से छोटा है, ए और बी के जगह पे 1 2 को पुट कर दिया, बी और सी के जगह पे 2 और 4 को पुट कर दिया, तो ए और सी में रिलेशन होल्ड हो रहा है। देखो 1 और 4 हो रहा है ना, 1 इज लेस देन 4। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? ए इज लेस देन सी। अब जैसे ही मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया ए इज लेस देन सी, इसका मतलब ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन का हिस्सा है, मतलब आर इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों एक क्वेश्चन बचा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8, जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इतने सारे क्वेश्चन किए तो एक तो आप कर ही लोगे, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, करवा देंगे वो भी। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट पे यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो गया। जो हम लोग मैथमेटिक्स की ट्रेन में बैठे थे और सेट से रिलेशन पे निकले थे, हमारी मैथमेटिक्स की ट्रेन ने हमको रिलेशन के स्टॉप पे छोड़ दिया है आज, और हमने रिलेशन का टॉपिक को बराबर समझ लिया है। अब ट्रेन हमको रिलेशन से आगे लेके जाएगी, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो देखेंगे क्या है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।